प्रिय छात्रों, आज हम लोग इतिहास विषय में जो प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके तहत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक एवं प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो फ्रांसीसी क्रांति कारण आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे। तो पहला है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। लुई 16वां था, वो उसकी हत्या हो गई और क्या हुआ, लुई वंश का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। ठीक। दूसरा आप लोग महत्वपूर्ण जाने कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे नए समाज की नींव रखी गई। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। और अगला प्रभाव जो फ्रांस पर पड़ा, फ्रांस की क्रांति का, वो था कि शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ये चार प्रभाव आप लोग अपने कॉपी पर लिख लेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है जो आपके स्क्रीन पर है कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी तक तो हम लोग पढ़े हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर, व्यक्तिगत उस देश पर क्या प्रभाव पड़ा। अब पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति का पूरे आखिर यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके तहत भी जो मुख्य तीन है उसी को हम लोग जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अपने स्क्रीन पे कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। दूसरा है, फ्रांस की क्रांति से विश्व को लोकतंत्री सिद्धांत मिला कि सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। ठीक, उसके पहले क्या था, राजतंत्रीय था। और फ्रांस की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आया यूरोप में, लोकतंत्र का सिद्धांत मिला। ठीक। तीसरा है, फ्रांस की क्रांति ने एक समाजवादी विचारधारा का विकास किया। क्रांति के नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को इन सिद्धांतों ने प्रभावित किया और उसने मजदूरों की एकता पर जोर दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तीन प्रभाव ही काफ़ी हैं आपके लिए। इन्हीं को कॉपी पर लिखिएगा और याद करिए। अब जो आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। इस अध्याय से पूछा जाता है कि नेपोलियन कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, कावूर कौन था। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था, फ्रांस का। उसने अपने अधीन क्षेत्रों में एक समान शासन व्यवस्था लागू की। वह अपनी 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
अभी हम लोग आगे 1804 की जो नागरिक संहिता थी नेपोलियन की, उसके कुछ प्रावधानों को भी जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी उसके 2-4 प्रावधान भी पूछ लेता है बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। इस संहिता से कानून के सम्मुख समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का सम्राट था। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी के बारे में क्या जानते हैं, या गैरीबाल्डी कौन था? तो गैरीबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। देश का नाम याद रखिएगा कि कौन किस देश का था। तो इटली का महान क्रांतिकारी था। वह मेस्सिनी का समकालीन एवं सहयोगी था। उसने लाल कुर्ती नाम से सेना तैयार की। एक प्रश्न और बन सकता है कि किस क्रांतिकारी ने लाल कुर्ती नाम से सेना तैयार की थी, यूरोप में या इटली में? तो आपका उत्तर क्या होगा? गैरीबाल्डी। ये भी एक प्रश्न बनेगा। उसकी मदद से उसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजय किया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। तो गैरीबाल्डी इटली का था, महान क्रांतिकारी था। ठीक है। छोटे बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे भी पूछ देता है कि गैरीबाल्डी कौन था, तो क्रांतिकारी दे देगा, लेखक देगा, दार्शनिक दे देगा, ऐसे करके भी प्रश्न बनाया जाता है। चलिए एक और प्रश्न जो आता है कि काऊर कौन था? तो काऊर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। देखिए इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? काऊर। ठीक। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के एकीकरण में बहुत योगदान दिया। उसी ने सबसे पहले अपने राज्य को इटली में सम्मिलित करने का काम किया। तो इस तरह ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न नेपोलियन के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में एवं काऊर के बारे में हम लोग पढ़े और जाने। देखिए अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, तो एक प्रश्न यह भी पूछता है कि नेपोलियन की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के 2 प्रावधान दे देगा। बड़े क्वेश्चन में 4 भी प्रावधान पूछ सकता है। ठीक है। तो हम लोग उसके कुछ मुख्य प्रावधानों को जानेंगे। पहले ही बताया जा चुका है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और उसने सुधार के लिए क्या क्या किए थे, इसको देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक समानता की स्थापना के द्वारा उच्च और निम्न वर्ग के भेद को समाप्त कर दिया। ठीक। दूसरा है समान कर प्रणाली को लागू किया। सबके साथ क्या किया? टैक्स की जो प्रणाली है उस सबको एक समान कर दिया सबके साथ। इसमें तीसरा है कि प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना के द्वारा देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। और चौथा है कि नेपोलियन ने फ्रांस में प्रचलित कानूनों का संग्रह करके एक ग्रंथ का संकलन किया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। इसमें विभिन्न कानूनों को संग्रहित किया। तो ये 4 प्रावधान हैं, इनको आप कॉपी पे लिखिए और याद भी करते चलिए। जब आप परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो कई वर्ष ये पूछा जा चुका है कि मारियान और जर्मेनिया क्या है। इसलिए आज हम लोग इसको जानेंगे कि मारियान और जर्मेनिया। ये देखिए चित्र है जर्मेनिया का, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है? जर्मेनिया का चित्र है। तो चलिए आइए जानते हैं कि मारियान और जर्मेनिया क्या है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मारियान के बारे में जानते हैं।
नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्रों के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। मारियान की ये तस्वीरें फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि मारियान क्या है, एक प्रतीक के रूप में चित्र है जो स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक। अब जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक। मारियान का था फ्रांस और जर्मेनिया जर्मन। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है अंकित है। अब ये भी प्रश्न एक बन सकता है कि किसकी तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है अंकित है, तो जर्मेनिया की तलवार। यह तस्वीर स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। तो ये मारियान और जर्मेनिया के बारे में हम लोग पढ़ें। तो इस प्रकार हम लोग इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हल किए। शेष अगले टर्म में।